नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। दिल्ली की सियासत गर्म है। 2013 में दिल्ली की सत्ता में आने के बाद चौथी बार आम आदमी पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और ये अरविंद केजरीवाल नहीं है, ये भी तय है। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री चुनाव जीतने के बाद नहीं बल्कि चुनाव से ठीक पहले बन रहा है। इसको चुनावी शगुफे के तौर पर भी विरोधी पार्टियां देख रही हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद नए मुख्यमंत्री की जरूरत अब पड़ गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, ये तस्वीर आज भी साफ नहीं हुई, पर यह उम्मीद है कि कल दोपहर तक दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। लेकिन खास बात यह है कि दिल्ली भले ही हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत छोटा सा सियासी राज्य हो, लेकिन इस छोटे राज्य की जो सियासी सरगर्मियां होती हैं उसका असर हिंदुस्तान की राजनीति पर लंबे समय तक देखा जाता है। इसीलिए दिल्ली भले ही छोटा राज्य हो, लेकिन वहां पर कौन सत्ता चलाएगा इस पर सबकी नजर रहती है, और वो भी तब जब सत्ता अरविंद केजरीवाल के पास हो। इस्तीफे का दांव चल दिया है, कौन होगा नया मुख्यमंत्री, कई नामों की चर्चा चल रही है, कई सारी कैटेगरीज बताई जा रही हैं। पहले दौर की बैठक में आज अरविंद केजरीवाल ने बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की, पीएससी के साथ मुलाकात की, कल विधायक दल की बैठक है, कल दोपहर में 4:30 का वक्त मिल गया है उपराज्यपाल से मिलने का। यानी पूरी जमीन तैयार हो चुकी है दिल्ली के चुनावी सरगर्मियों को और तेज करने की। ये हमारी सबसे बड़ी खबर है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे कि इस्तीफे का जो दांव चला है वो फायदे के लिए है या नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर में पहले दौर के मतदान के लिए प्रचार का काम आज समाप्त हो गया है। अब 18 सितंबर को वोटिंग होगी, लेकिन सबकी नज़र कश्मीर घाटी पर लगी है जहां पे तीसरे चरण में मतदान है, और वो इसलिए लगी है कि वहां पर बड़ी संख्या में निर्दलियों ने पर्चा भर दिया है। तो जम्मू कश्मीर की जो पुरानी पार्टियां हैं, पीडीपी, एनसी और कांग्रेस, उनके लिए ये निर्दलीय कितने खतरनाक साबित होंगे, किसका फायदा करेंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे, इस पर भी बड़े मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करेंगे आज की खबर की। सबसे बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से आ रही है, और दिल्ली की खबर पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उसमें दिल्ली की बड़ी मंत्री जिनका नाम सबसे आगे चल रहा है, आतिशी, वो भी मेरे साथ जुड़ने वाली है। लेकिन उसके पहले दिन भर का घटनाक्रम क्या है वो आपको बता देते हैं। दिल्ली, जहां में आम आदमी पार्टी हर कोई ये अटकलें लगा रहा है कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। इस मुद्दे पर आज सुबह पहली बड़ी चर्चा हुई अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा के बीच। इन तमाम लोगों ने दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, और दोनों ही इस वक्त जमानत पर अब बाहर हैं। दोनों ही नेता आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, और उनके बाहर जाने से आम आदमी पार्टी में भी अब नई जान आ गई है बाहर, जब से वो जेल से बाहर आए हैं। दोनों के बीच आम आदमी पार्टी के आगे की रणनीति पर लेकर आज सुबह सुबह लंबी चर्चा हुई। इस चर्चा में बाद में राज्यसभा में नेता सांसद राघव चड्ढा ने भी हिस्सा लिया। इसके बाद शाम को आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में भी अरविंद केजरीवाल ने जो पीएससी यानी जो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी कमेटी है उसके तमाम नेताओं से मुलाकात की। आपको बता दें, पीएससी में दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री इसके सदस्य हैं, और दिल्ली में आपके जो सांसद हैं वो भी इसके सदस्य हैं, जैसे संजय सिंह, जैसे राघव चड्ढा। ये आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की एक कमेटी है। ये बैठक शुरू हुई अरविंद केजरीवाल के घर पर। सभी 11 बड़े नेता इसमें शामिल हुए। पीएससी आम आदमी पार्टी में फैसला लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। आज की बैठक में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के अलावा संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, आतिशी, गोपाल राय, इमरान हुसैन, राघव चड्ढा, राखी बिड़लान, पंकज गुप्ता और एनडी गुप्ता शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बैठक में अगले मुख्यमंत्री के नाम पर तफसील से चर्चा हो गई। नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए अब कल सुबह औपचारिक तौर पर 11:30 बजे एक बैठक आपके विधायक दल की बुलाई गई है, जिसमें विधायक दल का नया नेता भी चुना जा सकता है। विधायकों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, और कल नया नेता इसी बैठक में चुना जा सकता है। कल ही अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से भी मिलने का समय मांगा है, और वो समय भी उनको 4:30 बजे का मिल गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक में वो अपना इस्तीफा उन्हें सौंपेंगे, और नए मुख्यमंत्री को जो चुना जाएगा विधायक दल के द्वारा वो नाम भी उनको शायद बता दिया जाएगा। तो दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों को जो कुछ बताया, आइए पहले वो सुन लेते हैं। आज उन्होंने एलजी साहब से इस्तीफा देने के लिए समय मांगा है,
और कल शाम का समय उन्हें मिला है। लिहाजा आज इस घटनाक्रम के ऊपर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा कैबिनेट के सभी मंत्रीगण मौजूद थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सभी वहां पे मौजूद नेताओं और मंत्रियों से 1 to 1 नए मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा की, उनसे फीडबैक लिया और कल विधायक दल की मीटिंग होगी और इस चर्चा को दूसरे चरण में कल विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ले जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा का ये कार्यकाल 11 फरवरी 2025 तक का है और अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के ऐलान के साथ ही ये मांग भी की कि विधानसभा चुनाव नवंबर में महाराष्ट्र के साथ करा लिए जाएं। हालांकि इस पर अभी कोई फैसला चुनाव आयोग ही कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि किस रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दिया और जल्द चुनाव कराकर, जल्द मतलब 2 महीने पहले ही सही, वो कराकर क्या ऐलान करना चाहते हैं। क्योंकि पिछला चुनाव 8 फरवरी को हुआ था 2020 में। इस बार चुनाव वो नवंबर के महीने में 2 महीने पहले कराना चाहते हैं। केजरीवाल ये साफ कर चुके हैं कि वो जनता की अदालत में जा रहे हैं और जनता ये तय करेगी कि वो गुनहगार हैं, भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुनकर पहुंचे हैं। यही पैमाना मनीष सिसोदिया के लिए भी उन्होंने तय कर दिया है। मनीष भी जनता से ये फैसला कराना चाहते हैं कि वो फिर से कुर्सी पर बैठे या नहीं बैठे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के 2 दिग्गजों के अलावा कौन दिल्ली राज्य की गद्दी संभाल सकता है, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। इसे लेकर कई नामों की चर्चा चल रही है। ऐसे ही कुछ नामों का हम यहाँ पर जिक्र करना चाहते हैं, जो कि इस रेस में बताए जा रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं। सबसे पहला नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जिसको कई लोग बार बार दोहरा रहे हैं, वो है दिल्ली सरकार की आज की तारीख में सबसे ताकतवर मंत्री आतिशी। आतिशी कालकाजी से पार्टी की विधायक हैं। उनके पास इस वक्त 6 बड़े मंत्रालय हैं: शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, ऊर्जा, महिला बाल विकास, पर्यटन और कला संस्कृति और भाषा। युवा हैं, शिक्षित महिला हैं और महिलाओं के बीच एक बहुत ही पॉपुलर चेहरा है। बीते 10-15 सालों से दिल्ली की राजनीति में वो छाई हुई हैं। प्रशासन पर कहा जाता है कि बहुत सख्त पकड़ रखती हैं। इस बार 15 अगस्त को अरविंद केजरीवाल ने अपनी जगह उन्हें ही झंडा फहराने के लिए चुना था, इसीलिए उनका नाम इन अटकलों में सबसे तेज, सबसे ऊपर रखा गया है। हालांकि उपराज्यपाल ने उनके फैसले को, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आतिशी झंडा फहराएंगी, उपराज्यपाल ने उसको पलट दिया था और ये जिम्मा उन्होंने कैलाश गहलोत को दे दिया था। मुख्यमंत्री पद के लिए जिस दूसरे बड़े नाम की चर्चा है, वो एक और युवा चेहरा है। आप टीवी डिबेट्स में उनको देखते हैं। बड़े मंत्री हैं दिल्ली सरकार के सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश के विधायक हैं। 7 अहम मंत्रालय उनके जिम्मे हैं, जिसमें विजिलेंस, सर्विसेज, स्वास्थ्य, उद्योग, शहरी विकास, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल मंत्रालय। ये एक युवा और शिक्षित और सौम्य चेहरा हैं और बहुत आर्टिकुलेट हैं, इसीलिए अधिकतर पार्टी इनको डिफेंड करने के लिए तमाम शोज़ में, तमाम कार्यक्रमों में, तमाम टीवी डिबेट्स में भेजती रहती है। ज़रूरत पड़ने पर बहुत सख्त तेवर दिखाने के लिए भी सौरभ मशहूर हैं। आम आदमी पार्टी के प्रभावी प्रवक्ता रहे हैं। तीसरा नाम जिसकी चर्चा आज चल रही है वो है कैलाश गहलोत का। गहलोत नजफगढ़ से पार्टी के विधायक हैं। उनके पास सबसे ज़्यादा 8 मंत्रालय हैं। वो है विधि और न्याय और विधायी मामले, परिवहन, प्रशासनिक सुधार, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्व, वित्त, योजना और गृह। ये सभी भारी भरकम मंत्रालय हैं और ये सब कैलाश गहलोत के पास है। कैलाश गहलोत पेशे से वकील भी हैं और सुर्खियों से दूर रहते हैं, चुपचाप काम करने में विश्वास करते हैं। एक और बड़े नेता जिनके नाम की चर्चा आज चल रही है वो है पार्टी के पुराने दिग्गज और ये हैं गोपाल राय साहब। गोपाल राय साहब बाबरपुर से विधायक हैं। सभी मंत्रियों में सबसे वरिष्ठ नेता हैं ये। उनके पास 3 मंत्रालय हैं: विकास, पर्यावरण, वन और सामान्य प्रशासन। अन्ना आंदोलन में बहुत अहम भूमिका गोपाल राय साहब ने निभाई थी।
और आम आदमी पार्टी के इस समय के सभी मंत्रियों में राजनीति का सबसे ज्यादा अनुभव गोपाल राय साहब के पास ही है। एक और नाम की भी आज चर्चा है और वो है बहुत ही युवा चेहरा राखी बिरलान का। मंगोलपुरी से विधायक हैं, महिला हैं और पार्टी का दलित चेहरा भी है। 2020 में दूसरी बार विधायक चुनकर आई थी। दो बार विधानसभा की, दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर जैसे अहम पद पर राखी रह चुकी हैं। आपके दो बड़े दलित चेहरों जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, उसके बाद राखी बिरलान को भी मुख्यमंत्री बनने की भी चर्चा रही है। आपको याद होगा राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस में चले गए और राजकुमार आनंद पहले बीएसपी में गए और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब दिल्ली विधानसभा में आपके पास 3 दलित चेहरे हैं, जिनमें राखी बिरलान के अलावा गिरीश सोनी और प्रवीण कुमार के नाम शामिल हैं। अब देखना यह है कि इन नेताओं में कौन दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनेगा या फिर कोई और सरप्राइज सामने आने वाला है। क्या कोई और नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, ये कल दोपहर तक साफ हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स क्या कहती है, हमारे साथ चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय करा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ नीरजा चौधरी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीरजा जी, आपका वरिष्ठ पत्रकार हैं। और जाने माने मेरे मित्र पुराने साथी अभय कुमार दुबे जी हमारे साथ। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। CSDS के लिए काम करते हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, आर्टिकुलेट हैं। और अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर के घटनाक्रम को लेकर जो कुछ हुआ उस पर भी हम बात करते रहेंगे। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इस कार्यक्रम में कुछ ही देर में हमको ऐसा बताया गया है कि आतिशी जी भी शिरकत करने वाली हैं, वो भी हमको समय दे रही हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मेरे पहला सवाल अभय जी आपसे है जी। ये इस्तीफा विपक्ष कह रहा है कि ड्रामा है, ये इस्तीफा देना था तो कल ही दे देते, 2 दिन के बाद का समय लिया। क्या इस इस्तीफे से कुछ भी फायदा आप आम आदमी पार्टी को होता हुआ देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल की कोशिश मेरी निगाह में यह है कि वो अपने किरदार और अपनी पार्टी के काम के ऊपर चुनाव को रेफरेंडम में बदल दें, एक जनमत संग्रह में बदल दें। ये वो कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। और ये कदम इतना आकस्मिक तरीके से उठाया गया है कि उनकी प्रमुख विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है एक तरह से उनके हाथों के तोते उड़ गए हैं। वो तैयार नहीं थी इस कदम के लिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि भाजपा के जितने भी नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता जो भी हैं, वो सब अलग अलग आवाजों में बोल रहे हैं। वो कोई एक बात नहीं भाजपा की तरफ से बोली जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पिछला जो 1.5 साल गुजरा है, भाजपा ने इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। इस 1.5 साल में जब आम आदमी पार्टी के ज्यादातर नेता जेल में थे और उसके खिलाफ जबरदस्त मीडिया की मदद से ये प्रचार चल रहा था कि ये लोग भ्रष्ट हैं, ये लोग भ्रष्ट हैं, तो भाजपा को उस पूरी अवधि का इस्तेमाल करना चाहिए था एक नेतृत्व विकसित करने में। और अरविंद केजरीवाल जैसे भी हैं, जो भी हैं, उनके ऊपर आरोप है, वो जेल में रह के आए हैं, लेकिन वो दिल्ली के एकमात्र नेता हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही यशवंत देशमुख को मैं सुन रहा था। यशवंत देशमुख का कहना यह था, जो उन्होंने एक अभी सर्वे भी किया था, उनका कहना था कि चाहे वो जेल में रहे हो या जेल से बाहर रहे हो, जो देश के टॉप 5 लीडर हैं रेटिंग के लिहाज से, अरविंद केजरीवाल का नाम उन शीर्ष 5 नेताओं की सूची से कभी बाहर नहीं हुआ। तो जब वो इस प्रकार के नेता हैं, तो अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि नेता मैं ही हूं यहाँ का, और मैं चाहूं तो उस तरीके से चुनाव बना सकता हूं, नैरेटिव बना सकता हूं। पर सॉरी अभय जी, मैं आपको लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट विद यू। अगर अरविंद केजरीवाल, 2 सवाल, दो चीजें उठाना चाहूंगा तर्क के साथ, फिर नीरजा जी के पास जाता हूं। पहली चीज, अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही बड़े नेता हैं, इतने ही पॉपुलर नेता हैं, तो 2 महीने पहले लोकसभा चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ अलायंस में लड़ा, सभी सीटें चारों की चारों हार गए, अलायंस 7 सीटें हार गई। दूसरा बड़ा बात, अब अरविंद केजरीवाल और 10 साल पहले के अरविंद केजरीवाल, जब वो राजनीति में नहीं थे, जब वो तिहाड़ जाते थे तो उनके पीछे भीड़ जाती थी, तिहाड़ से आते थे तो कितनी बड़ी संख्या में जनता दिखती थी। अब कार्यकर्ता कहाँ हैं? वो केवल कार्यकर्ता रह गए, पब्लिक कहाँ है? जनता क्यों नहीं दिखाई देती है? आपके दोनों सवाल सही हैं, मैं तो दोनों बातों से सहमत हूं आपके। मेरा कहना है कि वक्त बदल गया है, अरविंद केजरीवाल का भी वक्त बदला है, उनकी राजनीति का भी वक्त बदला है, उनकी जो भी दिल्ली में उनकी हैसियत थी, सब चीज का वक्त बदला है। और उस बदले हुए वक्त के दायरे में ही उनको अपनी राजनीति करनी है। ना आप अतीत में नहीं जा सकते, ना अतीत की बात कह के हम वर्तमान को परिभाषित कर सकते हैं। आज की दिल्ली की राजनीति देखिए ना, आज की दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल के अलावा कौन नेता है? क्या भाजपा के पास ऐसा कोई नेता है जिसको कार्यकर्ता भी नेता स्वीकार करते हो? जनता तो बाद में स्वीकार करेगी। कांग्रेस पर ऐसा कोई नेता है इसको कांग्रेस के कार्यकर्ता भी स्वीकार करते हो? जनता तो उसको बाद में स्वीकार करेगी।
एक तो ये फायदा अरविंद केजरीवाल को बहुत है। दूसरे, जब से एलजी के हाथ में सारी ताकतें आई हैं, भाजपा को लगने लगा है कि अपना नेता तो यही है, उनका काम ही केवल ये हो गया, अगर रोज जाते हैं एलजी से मिलते हैं, शिकायत लगाते हैं सरकार की, एलजी कहते हैं हम इसकी जांच कराएंगे, इसको सीबीआई को भेजेंगे। इसी तरह से पिछला 1.5 साल इन्होंने गुजार दिया। तो जो पार्टी एक ब्यूरोक्रेट को अपना नेता मान ले, उसका तो पॉलिटिकल डैमेज होना बिल्कुल तय है। ये दरअसल आप पिछले इंटरेस्टिंग 1.5 साल की राजनीति से बड़ा कोलेटरल डैमेज बीजेपी का हुआ है। आज इंटरेस्टिंग बीजेपी के पास कोई एनालिसिस है नेता नहीं है आपका। और इसका फायदा अरविंद केजरीवाल को मिला है। लेट मी ब्रिंग इन नीरजा जी। नीरजा जी, आप सुन रहे हैं अभय जी को कि बीजेपी ने जिस तरीके से एलजी को अपना नेता मान लिया है दिल्ली में, उससे बीजेपी को कोलेटरल डैमेज हो गया है। कोई नेता, ये बात तो दिखता है कि अरविंद केजरीवाल के सामने कोई बड़ा चेहरा नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। आपको लगता नहीं कि नुकसान हो गया, समय का सदुपयोग नहीं कर पाई ये पार्टियां? देखिए, एक और है कि बड़ा चेहरा है, अब उसमें फॉर और अगेंस्ट हो सकते हैं लोग। 10 साल पहले, ये बिल्कुल सही बात है कि 10 साल पहले जो था आज वो नहीं है, पर पूरी तरह से गोल नहीं हुआ है वो। अगर आप गरीब तबके में जाइए, झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, आज भी लोग मैं तो जब ये इन्होंने शुरुआत की ना, मनीष सिसोदिया ने अपने पद यात्राओं की, जब निकले जेल से, जी। मैं एक दो जगह गई थी और उनके पीछे पीछे जब वो निकल गए थे, उसके पीछे पीछे ये जानने के लिए कि जनता क्या कह रही है। आज भी गरीब लोग और महिलाएं पर्टिकुलरली कहती हैं हम क्यों नहीं वोट देंगे, हमारे लिए बिजली पानी, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमको दवा दारू मिल रही है, हम फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, क्यों नहीं देंगे। हाँ ठीक है, हमारे लिए अभी राशन कार्ड की ज़रूरत है, ये है वो है, लेकिन एक तबका अभी भी है, लोकप्रिय है। जी। एक और चीज जो मुझे स्ट्राइक की, जैसे कि आप बोल रहे थे ना कि कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर कल अरविंद केजरीवाल की जगह, उसमें आपने 6 नाम गिना दिए। जी। आज आम आदमी पार्टी, 10 साल पुरानी पार्टी जो नेशनल पार्टी बन गई है, उसके पास केजरीवाल के अलावा 6 और नेता हैं जो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी पार्टी के लिए। आज हम कह रहे हैं इसको, कांग्रेस को कौन लीड करेगा दिल्ली में, आपको नाम नहीं, अजय माकन क्या आ सकते हैं। भाजपा को कौन लीड करेगा, अभय जी कह रहे हैं हाँ भाजपा को आइडेंटिफाई कर दिया एलजी के साथ। तो एक ये क्राइसिस तो है। आम आदमी पार्टी में इतने सारे नेताओं का उभरना स्ट्राइक करता है आपको। जी। ये भी वेरी इंटरेस्टिंग ये देखना कि कौन बनेगा। क्या आतिशी बनेंगी, एक महिला को आगे लाएंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस की बात है, उनके मन में जो है वो तो उन्होंने तय कर लिया होगा रेजिग्नेशन से पहले। इनफैक्ट सॉरी बीच में टोक रहा हूँ, अब दर्शकों को बता दूँ क्योंकि उन्हें बार बार कहा, टीज किया कि आतिशी जुड़ेंगी इस कार्यक्रम में। अभी अभी मुझे पता लगा है कि आतिशी अब कार्यक्रम में नहीं आ पा रही हैं, किसी काम की वजह से, किसी मीटिंग की वजह से उनको मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री के आवास पर शायद बुला लिया गया है, तो आतिशी अब नहीं जुड़ेंगी। पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ ताकि जो लोग इंतजार कर रहे थे उनको क्लैरिटी आ जाए। दूसरी बात, आपने नाम छेड़ ही दिया है नीरजा जी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने 6 नाम गिनाए, आपके पास 7वां नाम है या आपकी पसंद कौन है और क्यों? मेरी पसंद, अगर मैं सही बोल, मतलब सत्य बोलूं, जो है, जो मैं मानती हूँ, मेरी पसंद होगी आतिशी। महिला है, अनुभवी है, एजुकेटेड है। अपील होगी शीला दीक्षित की कॉन्स्टिट्यूंसी पुरानी की कांग्रेस में। एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है, स्कूलों में परिवर्तन लाई है मनीष सिसोदिया के साथ। और महिला एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है आम आदमी पार्टी के लिए इस समय। अब ये है कि क्या तय तो केजरीवाल ने कर लिया है, मन में तो तय कर लिया है, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पूरी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। सबसे कंसल्टेशन करना, पीएससी से करना, कल एमएलए से करेंगे, सीनियर लीडर से कर लिया, अपने मन तो बना लिया है, सब जानते हैं जो केजरीवाल के बारे में जानते हैं। तो आपने आतिशी पर बेट खेला है, मैं अभय जी को भी ले आता हूँ, फिर उस पर चर्चा करते हैं। अभय जी, महिला का नाम बार बार आ रहा है, मैं इसमें महिला के साथ दलित भी जोड़ दे रहा हूं, और राखी बिड़लान उस कैटेगरी में फिट हो जाती हैं, क्योंकि सोच रहा था 24 का चुनाव अभी लोकसभा का जो गया है उसमें बीजेपी के लिए दलित फैक्टर बड़ा चैलेंजिंग रहा, जो बीजेपी की सीट्स कम हुई अक्रॉस इंडिया की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में तो खैर नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि उसके जरिए भी एड्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं? दलित चेहरा होंगी तो हरियाणा में वोटर काफ़ी बड़ी संख्या में दलित है, पंजाब में दलित हैं जहां पर ये लोग इनरोड्स बनाना चाहते हैं, जस्ट
वाइल्ड गेस, मुझे कुछ नहीं पता है। देखिए, जो नीरजा जी ने कहा है, मेरी भी पहली पसंद आतिशी हैं, क्योंकि मुझे हमेशा जब वो पत्रकारों से बातचीत करती हैं या टीवी चैनलों में बोलती हैं या पब्लिक में भाग में, 2-3 शिक्षा मंत्री के तौर पे एक भाषण भी मैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय में हूँ, उसके कार्यक्रम में आई थी, बहुत ही सुंदर उन्होंने भाषण दिया था। आमतौर पे इतना साफ आवाज में, इतनी अच्छी वाक्य रचना के साथ मैंने कम नेताओं को बोलते हुए सुना है। अच्छा, लेकिन जो राजनीतिक समीक्षक के तौर पे आपने जो बात रखी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये नहीं है कि वो 50% वोट ले लेती है। 50% वोट तो इसलिए मिलते हैं क्योंकि कांग्रेस को वोट नहीं मिलते। कांग्रेस के वोट 10% से घट के 5% के इर्द गिर्द चले जाते हैं, जो व्यवहारिक रूप से जीरो वोट होता है, उससे कुछ नहीं बनता है उससे। तो कांग्रेस सारे देश में दलित जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर रहा है धीरे धीरे। सभी जगहों पे आप देखें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वजह से ही समाजवादी पार्टी को दलित वोट मिला। दिल्ली का दलित कांग्रेस में शिफ्ट ना हो जाए, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुसलमान कांग्रेस में शिफ्ट ना हो, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आम आदमी पार्टी को इन दो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भाजपा को देखिए, चुनाव जीते या हारे, उसको 31 से लेकर 38% वोट मिलते ही मिलते हैं दिल्ली में, उससे आगे नहीं बढ़ते। पिछली भाजपा चुनाव नहीं जीतती, 30 साल हो गए हैं भाजपा को चुनाव हारते हारते। अगर फरवरी में चुनाव हारी तो लगातार 7वां चुनाव हारेगी भाजपा। लेकिन कांग्रेस ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया तो भाजपा की, जितना कांग्रेस ऊपर जाएगी भाजपा की सीटें उतनी बढ़ती जाएंगी। ये दिल्ली का चुनावी समीकरण है, जो मोटे तौर पे हम तीनों ही मेरे ख्याल से इस बात से सहमत होंगे। तो कांग्रेस के वोटों को 5% तक, 5% पे कैसे रखा जाए, वो तभी रखा जा सकता है कि दलित और मुसलमान वोट कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए वोट करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आम आदमी पार्टी को नेता चुनते वक्त, मुख्यमंत्री चुनते वक्त, चुनाव मुहिम चलाते वक्त, रणनीति बनाते समय इस फैक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका एक नाम कौन है अभय जी, बताइए ना आपकी पसंद। नहीं, मैं पहली पसंद तो मेरी आतिशी है, लेकिन राजनीतिक समीक्षक के लिहाज से जो एक दलित महिला राखी बिल्दान का नाम आपने बताया, वो भी एक पसंद हो सकती है। उससे और भी ये लोग चौंकेंगे, क्योंकि आतिशी का नाम तो सभी ले रहे हैं। अगर मान लीजिए परसों दलित राखी बिल्दान के नाम की घोषणा हो गई तो उससे भाजपा और भी ज्यादा स्तब्ध हो जाएगी जी। एक नीरजा जी, मेरे ख्याल से। नीरजा जी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। बार बार ये कहा जा रहा है कि जानबूझ के 17 तारीख की डेट रखी गई कि कल प्रधानमंत्री का बर्थडे है, बीजेपी के कई सारे कार्यक्रम लाइंड अप हैं, उस पूरी लाइमलाइट को आम आदमी पार्टी ओवरशैडो करना चाहती है। क्या इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी बना सकती है आम आदमी पार्टी? हाँ, बिल्कुल बना सकती है। ये तो हर पार्टी इस समय बनाती है, मीडिया की हेडलाइंस को कैसे मैनेज किया जाए। भाजपा तो इसमें बहुत ही निपुण है। और पार्टियां भी कैचअप कर रही हैं। आम आदमी पार्टी तो शुरू से ही, जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है, उसमें अग्रसर ही रही है। तो ये संभव है कि कल हेडलाइंस वो पीएम के बर्थडे के साथ शेयर करेंगे। एक और चीज मुझे लगता है, क्या कंसिडरेशन एक हो सकता है केजरीवाल के सामने कि ऐसी शख्सियत को लाया जाए नए सीएम के रूप में, जो कि पार्टी को संभाल भी ले, लेकिन इतना भी कौशल्य नहीं दिखाए कि कहीं आगे जाके उनके लिए थ्रेट बन जाए। मतलब चंपई सोरेन ना हो जाए। चंपई सोरेन मैं नहीं कहूंगी, उससे भी आगे। तो ऐसे में तो बेस्ट बेट घर का है, घर का आदमी बना दिया जाए। सुनीता जी एक्टिव भी हो गई हैं, क्या उनके चांसेस हैं? सुनीता केजरीवाल का नाम सुन रहे हैं, लेकिन जो मॉरल हाई ग्राउंड इस समय अरविंद केजरीवाल लेना चाहते हैं, अगर सुनीता केजरीवाल को बनाएंगे तो वो मॉरल हाई ग्राउंड में सेंध लगेगी। अभय जी, आपका टेक? मैं नीरजा जी से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, जो विधायक हैं और जो पहले से ऐसे आतिशी हैं, कितने सबसे ज्यादा मंत्रालय संभाल रही हैं, सौरभ भारद्वाज। देखिए, जब ये लोग जेल में थे तो जो सेकंड रैंक एंड फाइल, दूसरी कतार के नेता जो उभरे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है आम आदमी पार्टी के राजनीति में टिके रहने का। भाजपा का कोई छोटा मोटा हमला नहीं था इनके ऊपर। दिल्ली को एक प्रयोगशाला बना लिया था कि पीएमएलए कानून और उसकी दफा 45 का इस्तेमाल करके एक पार्टी का चक्का पूरी तरीके से जाम कर दिया जाएगा। भारतीय लोकतंत्र के 70 साल के इतिहास में एक पार्टी के इतने शीर्ष नेता भ्रष्टाचार के आरोप में एक साथ कभी भी जेल में नहीं रहे। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इतने जबरदस्त और लगातार नियोजित हमले के बावजूद, इतने लंबे हमले के बावजूद भी पार्टी टिकी हुई है और आज उसने राजनीतिक पहलकदमी दोबारा अपने हाथ में जीत ली है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत अभूतपूर्व किस्म का घटनाक्रम है। आपने जीत ली कहा अभय जी। सॉरी नीरजा जी, कुछ बोल रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, ये सवाल पहले भी होता था जब अतीत में उठता था। अगर
आम आदमी पार्टी ने एक दलित को सीएम बना दिया जी। दलित बटोरने के लिए। तो जब इलेक्शन में अगर जीत गए तो क्या वो दलित को हटाएंगे, और हटाएंगे तो दलित क्या फील करेगा इसके बारे में? इंदिरा गांधी कहती थी, ये जब जगजीवन राम कई बार मौके लगे पर बने नहीं प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी कहती थी अगर वो बन गए तो उनको हटाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, ये कैच 22 होगा ये, अगर बना दिया तो हटाएंगे कैसे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस रहा, शुक्रिया आप दोनों का। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जो फंसे थे आरोपी हैं, अभी बेल पर बाहर हैं, और मामले का क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन कुल मिलाकर राजनीति के तौर पर दिल्ली और हरियाणा की राजनीति को लेकर जो हलचल चल रही है, उनके बाहर आने से बहुत दिलचस्प ज़रूर हो गई है। शुक्रिया अभय जी, शुक्रिया नीरजा जी, वक्त निकालने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। और अब आज का दूसरा बड़ा मुद्दा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, जिसके लिए 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं। और पहले चरण यानी 18 सितंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का काम आज खत्म हो गया। 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा की 24 सीटों पर 18 तारीख को वोट पड़ेंगे। ये सीटें हैं पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों में। 24 में से 16 सीटें दक्षिण कश्मीर के जिलों में हैं। पहले दौर में 23.25 लाख लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के ये विधानसभा चुनाव इस मायने में खास हैं कि काफ़ी समय बाद चुनावों में कुछ अलगाववादी संगठन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इनमें प्रमुख 2 अलगाववादी संगठन हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमायत इस्लामी। दोनों ही संगठन आतंकवाद से जुड़े रहने के आरोपों में सीधे तौर पर घिरे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इन विधानसभा चुनावों में इंजीनियर राशिद की पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी ने 52 उम्मीदवारों को खड़ा किया है, लेकिन चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड न होने की वजह से अवामी इत्तेहाद पार्टी के इन उम्मीदवारों को निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा और उनके प्रचार के लिए खुद राशिद इंजीनियर अब जुटे हुए हैं। आतंकवाद से जुड़ी धारा यूएपीए में जेल में बंद राशिद इंजीनियर को 11 सितंबर को दिल्ली की एक कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया था, ताकि वो विधानसभा चुनावों में प्रचार का काम कर सके। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राशिद की पार्टी ने चुनावों के लिए जमायत इस्लामी के साथ अब गठबंधन कर लिया है। जमायत इस्लामी ने भी कश्मीर घाटी में 12 निर्दलीय उम्मीदवारों को खड़ा किया है। हालांकि वो भी निर्दलीय के तौर पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जमायत इस्लामी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर अभी रजिस्टर्ड नहीं है। खास बात यह कि एआईपी और जमात दोनों ने इन चुनावों के लिए आपस में हाथ मिलाया है। 2 अलगाववादी संगठन जो जाने जाते रहे भारत विरोधी बयानों के लिए, भारत विरोधी नीतियों के लिए, वो आज एक साथ मिलकर भारतीय लोकतंत्र के चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। इन दोनों अलगाववादी संगठनों के इस बार खुलकर विधानसभा चुनाव में उतरने और आपस में हाथ मिलाने से यह सियासी जंग बड़ी ही दिलचस्प हो गई है। माना जा रहा है कि एआईपी और जमात के समर्थन से मैदान में उतरे 60 से ज़्यादा उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपस में एक दूसरे के चुनौती पेश कर रहे हैं। करीब 60 से ज़्यादा उम्मीदवार जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा में रही बड़ी पार्टियों जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। क्या होगा, आइए देखते हैं। ये जम्मू कश्मीर में जो निर्दलियों के तीर हैं वो किस पर चलेंगे, पहले वो देखते हैं। बहुत से राजनीतिक पंडित जिस बात का अनुमान लगा रहे थे वो ही हुआ। इंजीनियर रशीद की पार्टी ने जमात के साथ गठबंधन कर ही लिया। इलेक्शन में हम अलायंस कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार है हम उनकी हिमायत करेंगे, जहाँ हमारे उम्मीदवार हैं वहाँ वो हमारी हिमायत करेंगे। जहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ पर दोनों के वक्त की कमी थी वहाँ पर एक फ्रेंडली कंटेस्ट होगा। अवामी एहतियादी पार्टी और जमात इस्लामी दोस्ताना मुकाबला के लिए सहमत हो गए हैं, इसलिए एक दूसरे के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। माना जा रहा है कि साउथ कश्मीर में पीडीपी को इस गठबंधन से नुकसान हो सकता है, खास तौर पर पुलवामा, शोपियां, जैनीपुरा और कुलगाम में। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को नॉर्थ कश्मीर में नुकसान हो सकता है, जिसमें गांदरबल सीट भी शामिल है। तार इनकी कहीं और जुड़ी हुई है, इशारा इनको कहीं और से आता है, जहाँ से इशारा आता है उस इशारे पे ये नाचते हैं। उनका अटैक जो है तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, जाहिर सी बात है उनको मैदान में उतारा गया है
नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए। कोई बात नहीं ना। जमात 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एआईपी तकरीबन 50 पर। समझौते पर पहुंचने के बाद एआईपी और जेईआई के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से एक दूसरे के उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए कहा है। उधर बीजेपी का कहना है कि इस बार कश्मीर घाटी में कमल की एंट्री होगी। एक समय होता था जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बहुत ज्यादा लोग स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा लोग कहते थे। आज स्थिति बिल्कुल उसके विपरीत है। लोग अच्छी तरह बीजेपी की बातें सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस चुनाव में हम इस राज्य में हमारा खाता खोलेंगे। 1987 और 1996 में कई गलतियां जो हैं वो हुई थीं। दिल्ली ने कई गलतियां की थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जब 2024 में चुनाव हो रहे हैं कि वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी और इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और लोग जिन नुमाइंदों को चुनेंगे वही नुमाइंदे सत्ता में काबिज होंगे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आपको याद दिला दें, ये इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, रशीद साहब की, इंजीनियर रशीद। ये अभी लोकसभा चुनावों में सांसद चुनकर पहुंचे हैं निर्दलीय, और किसको हराया है? इन्होंने हराया नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को। बारामूला सीट पर शानदार जीत हासिल की है। हौसले बुलंद हैं, इसीलिए इस बार अपनी पार्टी से 52 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ा रहे हैं विधानसभा का। 2024 के आम चुनावों में जम्मू कश्मीर के आवाम ने जिस बड़े पैमाने पर मतदान किया, उससे अलगाववादी संगठनों को भी अपनी रणनीति बनाने से एक बार मजबूर होना पड़ा है। उन चुनावों के दौरान जेल में बंद अलगाववादी अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था, सबको हैरान कर दिया था। राशिद की जीत से भारत सरकार विरोधी राजनीति करने वाले कई लोगों को उम्मीद जगी है। इनमें से कई अलग अलग आरोपों में इस वक्त भी जेल में बंद है। जेल फ्री कश्मीर के वादे पर उतरे ये उम्मीदवार कई सख्त कानूनों जैसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट और यूएपीए के मुद्दे पर भारत सरकार को नीतिगत तौर पर चुनौती देना चाहते हैं और चुनाव में उतरे हुए हैं। इंजीनियर राशिद की अवामी इत्तेहाद पार्टी की चर्चा बहुत पहले से थी, लेकिन अब जमात इस्लामी के सक्रिय होने से सबके कान और ज्यादा खड़े हो गए हैं। खुद को एक सामाजिक धार्मिक संगठन बताने वाली जमात इस्लामी कश्मीर को लेकर अलगाववादी रुख रखती रही है, मतदाताओं को बहिष्कार करने के लिए उकसाती भी रही है। उसका मानना रहा है कि वोट देने से कश्मीर पर भारत का दावा मजबूत हो जाता है। यही नहीं, कश्मीर को अलग करने के लिए भी उसने आतंकियों से हाथ मिलाए हैं और यही वजह है कि आतंकवाद निरोधक कानून के तहत उस पर पाबंदी लगी हुई है। लेकिन इस बार के चुनावों में 12 निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें जमात का समर्थन खुलकर मिला है। जमात समर्थित सभी उम्मीदवारों के घोषणा पत्र लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं। जमात ने आखिरी बार 37 साल पहले 1987 में चुनाव लड़ा था। तब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के तहत उसने चुनाव अभियान चलाया, लेकिन उस चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में शामिल गुटों ने भारत विरोधी रुख अपना लिया था। जमात इसके बाद हथियारबंद विद्रोह पर उतरा। 1990 में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को जमात की हथियारबंद शाखा घोषित किया गया। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया। 1987 के चुनावों में उतरा जमात का एक उम्मीदवार सैयद सलाउद्दीन की बाद में हिजबुल मुजाहिदीन का ही प्रमुख बना था और बाद में कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों के यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का प्रमुख बना, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सक्रिय रहे। जमात के ही एक और सदस्य सैयद अली शाह जिलानी ने इसके बाद ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लिए एक गुट की अगुवाई भी की। जिलानी कश्मीर में अलगाववाद का सबसे परिचित चेहरा बन गए थे। जमात इस्लामी पर 3 बार प्रतिबंध लग चुका है, 1975 में, 1999 में और मार्च 2019 में। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने के बाद कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया गया, उनके घरों पर छापे मारे गए, संपत्तियां जब्त की गई। इसमें जमात इस्लामी से जुड़े कई अलगाववादी भी शामिल रहे थे। इन हालात में चुनावों में उम्मीदवार उतारने को लेकर जमात इस्लामी के नेताओं में एक राय नहीं है। जानकारों के मुताबिक चुनाव का विरोध करने वाले ऐसे अलगाववादियों का कहना है कि चुनावों में हिस्सा लेकर जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर भारत के हक की पुष्टि कर देगी। उधर कई जानकार मानते हैं कि जमात के इस कदम के पीछे केंद्र सरकार से उसके नेताओं की कई दौर की अनौपचारिक बातचीत रही है, तभी आज ये पड़ाव आया कि जमात
चुनाव में हिस्सा ले रही है। आवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी द्वारा कई उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के पीछे जम्मू कश्मीर की राजनीति में मुख्य धारा की पार्टियां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक साजिश दिखाई देती है। वो इसके पीछे बीजेपी की इसको साजिश बता रहे हैं और अपनी कई चुनावी सभाओं में ये बात खुलकर कह रहे हैं कि तमाम निर्दलीय जो घाटी में खड़े किए गए हैं, चाहे वो इंजीनियर राशिद की पार्टी के हो या जमात की पार्टी के हो, वो दरअसल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को हराने के लिए किए गए। सुनते हैं। आपने देखा होगा कि जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, उनके माँ बाप को उनसे मिलने नहीं देते, उनको किसी किस्म की आसाइश नहीं दी जाती है। और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े, बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा कर दिए वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहाँ से आता है हमारे पास? तो हमारे कैंडिडेट्स के पास उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता, गाड़ियाँ कहाँ से आती है? वो तो कुछ जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए? मैं तो सिर्फ एक बात पे हैरान होता हूँ कि ये बीजेपी वाले एक ज़बान में कभी बात कर नहीं सकते। ये अलग अलग अंदाज से बात करते हैं। जब इसी तरह इजाज़त अरविंद केजरीवाल को दी गई थी, उस वक्त बीजेपी ने पूरे मुल्क में उसकी मुखालफत की, कहा कि ये क्या हो रहा है, आप किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए जेल से कैसे छोड़ सकते हो, और मुल्क भर में उसके खिलाफ प्रचार हुआ। जब इंजीनियर रशीद को बिल्कुल इसी तरह सिर्फ इलेक्शन के लिए छोड़ दिया गया, तो इस चीज़ का इस्तिकबाल बीजेपी ने किया। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो नज़र ही आ रहा है। उधर बीजेपी ने इंजीनियर राशिद के जमानत पर रिहा होने के फैसले का स्वागत किया था और कहा था कि इससे उमर अब्दुल्ला की नींद उड़ जाएगी, जबकि इंजीनियर राशिद ने अपनी रिहाई के पीछे कोई रणनीति होने के आरोप को सिरे से खारिज किया और कहा कि वो तो खुद ही बीजेपी के पीड़ित रहे हैं। मैं कश्मीर और कश्मीरियों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं कि हम बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं। कश्मीर के लोगों की जीत होगी। जम्मू कश्मीर के लोग सच्चाई पर हैं और मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले लिए वो हमें हरगिज़ मंजूर नहीं है। उसके लिए चाहे इंजीनियर रशीद को तिहाड़ भेजो या आप उससे भी कहीं आगे भेजो, चाहे जो मर्जी है वो कर लो, जीत हमारी होगी, सच्चाई होगी। इधर सबसे अलग बीजेपी ने जम्मू कश्मीर चुनावों को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों पर हमलावर रुख अपनाया हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज रामबन और किश्तवाड़ में रैलियां की और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये दल जम्मू कश्मीर में फिर आतंकवाद लौटाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी आतंकवाद को दफन कर देगी। उमर अब्दुल्ला कहते हैं अब जल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए थी। भाई किश्तवाड़ वालों, मैं तो सीधा आपको पूछने आया हूं, अब जल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? जोर से बोलिए जरा, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? यही बताता है कि राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी तो क्या होने वाला है। फिर से पथराव होगा, फिर से आतंकवादियों के जनाजे निकलेंगे, फिर से गोलियां चलेगी, फिर से सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे, फिर से अमरनाथ यात्रा पर हमला होगा, फिर से ताजिया का जुलूस बंद हो जाएगा और ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसकी जगह बेरोजगारी खड़ी होगी। भाइयों बहनों, ये अब्दुल्ला गांधी परिवार, उनका एक ही मकसद है, जीतना। आतंकवाद को शरण में जाने की इनको कोई शर्म नहीं। आज एक और खास बात कश्मीर से हुई, वो भी आपको बता देते हैं। वो ये कि कांग्रेस ने आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, यानी आज जब चुनाव प्रचार खत्म हो रहा था पहले फेज के लिए, तब अपना घोषणा पत्र जारी किया है। वैसे सवाल तो पहले ये उठना चाहिए कि हुजूर इतनी देरी से कोई घोषणा पत्र चुनावों में जारी करता है क्या? इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं कि कांग्रेस की घोषणा पत्र में क्या क्या खास बातें हैं। मेहमान भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र पर नजर। पहली बात जो की गई है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, जबकि राहुल गांधी बोल चुके थे। घर की महिला मुखिया को 3000 रुपए महीना देने का वादा किया गया है। परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन देने का वादा कांग्रेस पार्टी कर रही है। महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त ब्याज देने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने का वादा कांग्रेस के घोषणा पत्र में है।
हर तहसील में एम्बुलेंस लेस मोबाइल क्लिनिक की बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। कांग्रेस का न्याय पत्र कहता है कि हर जिले में वो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाएंगे। कश्मीरी पंडितों के लिए मनमोहन सिंह की जो योजना थी उस सरकार को लागू करने की बात घोषणा पत्र में की गई है। ओबीसी को उनका अधिकार दिलाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है और 1 लाख जो रिक्त पड़े पद हैं उनको भरने की बात कांग्रेस पार्टी ने अपने इस न्याय पत्र में, जिसको कांग्रेस न्याय पत्र कहती है, ये वादे किए गए हैं। आइए इन तमाम मुद्दों पर कश्मीर में जो घटनाक्रम चल रहा है बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान कांग्रेस से वरिष्ठ पत्रकार जफर चौधरी साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस माफ करिएगा कश्मीर से। जफर साहब शुक्रिया, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। मेरा पहला मुद्दा है वो अलगाववादियों वाला, मैं पहले उस पर बात करना चाहता हूँ और फिर हम कांग्रेस और बीजेपी पे आएंगे। ये जो बड़ी संख्या में सेपरेटिस्ट चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको चाहे रशीद साहब की पार्टी कह लीजिए, इंजीनियर रशीद साहब की, या जमात कह लीजिए, करीब मेरे ख्याल से 64-65 सीटों पर लड़ रहे हैं ये पूरे ओवरऑल, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कितना बड़ा डेंट कर सकते हैं पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, खास करके अवामी इत्तेहाद पार्टी और जमात इस्लामी, इनका इतना खुलेआम पहली बार बड़े पैमाने पर चुनाव में शामिल होना जो है ये बहुत आसानी से इतनी माने जाने वाली बात नहीं है कि ये अपने आप में ही सारी चीज हो रही है, इसमें कोई एनकरेजमेंट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो दिलचस्प है जो इसके पीछे है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो एक सरप्राइज हुआ था अर्लियर दिस ईयर, जो लोकसभा इलेक्शन के दौरान जो उन्होंने आश्चर्यचकित कर दिया था इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला को हरा के, मुझे नहीं लगता कि उस पैमाने के ऊपर ये बहुत ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑलरेडी एक थोड़ी डिफिकल्ट पोजीशन में है, मुझे लगता नहीं है कि ये उस हद तक डेंट कर पाएंगे। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, नॉर्थ कश्मीर में, सेंट्रल कश्मीर में इनका बहुत जो उत्साह है वो देखा जा रहा है, लेकिन कश्मीरी जो वोटर है वो इसेंशियली एक हाईली पॉलिटिकल थिंकिंग वोटर होता है। उन्होंने जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं तब से लेकर अभी तक उन्होंने बहुत सारी बातें देखी हैं, बहुत सारी बातें सुनी हैं और बहुत सारी बातें सोची हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो एक उस वक्त इमोशनल एक वोट स्विंग था कि एक व्यक्ति जो है वो जेल में है और हर तीसरा या चौथे कश्मीरी कभी ना कभी जेल में रह चुका हुआ है, तो जो जेल से रहकर व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है वो एक कश्मीरी के साथ रेजोनेट करता है, तो उन्होंने भारी जो मतदान किया इंजीनियर रशीद के हक में। मुझे लगता है कि अब जब इंजीनियर रशीद जेल से स्पेशली छूटकर आ रहे हैं अपने इलेक्शन प्रचार के लिए और इतने बड़े पैमाने के ऊपर 52 के करीब उन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, तो जो कश्मीर में डिस्कशन है, अंडर करंट है, जो इंजीनियर रशीद को लेकर थिंकिंग है, वो वैसी नहीं है जैसे मार्च, अप्रैल या मई के महीने में थी। तो उस तरह से मुझे लगता नहीं है कि बहुत भारी पैमाने के ऊपर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी को जो है ये डिसलॉज कर सकते हैं या डेंट कर सकते हैं उनके वोट बैंक को। लेकिन कंपटीशन एक टफ बहुत जरूर है उसमें। जी, आप रहिए जफर साहब, मेरे साथ नज़ीर भी जुड़ गए मेरे साथ। नज़ीर वसूदी हमारे साथी हैं श्रीनगर से, एनडीटीवी के वरिष्ठ सहयोगी। नज़ीर साहब, ये बात हम कर रहे थे आपके पीछे से, जो ये सेपरेटिस्ट चुनाव लड़ रहे हैं एआईपी और जमात के लोग, उसको आप किस तरीके से देखते हैं वैली में लड़ना? और इस सवाल में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ मैं, एक इशारा किया जफर साहब ने कि ये इतना आसान नहीं था इन लोग का चुनाव लड़ना, ये चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब पीछे कुछ ना कुछ दिलचस्प कहानी है। वो पीछे की कहानी क्या नज़ीर साहब, कौन लड़ा रहा है चुनाव इनको? कोई रॉकेट साइंस नहीं है जब हम इसकी बात करें कि कौन लड़ा रहा है और क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि जब कोई भी तंजीम उससे बैन किया जाता है, यूएपीए के तहत एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन करार दी जाती है, कोई मीडिया भी उसका प्रचार या उसका स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकता है कि वो भी कानूनन गलत बन जाता है। जैसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ अनलॉफुल डिक्लेयर की गई हैं, चाहे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हो, जमात इस्लामी हो या और कहीं तरह, उनके स्टेटमेंट कोई मीडिया तक भी उनकी बात नहीं कर सकता है, उससे भी पुलिस पूछगिछ करती है। लेकिन जब उसी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर इलेक्शन लड़ रहे हैं और खुलकर जमात के नाम पे लड़ रहे हैं, गो के कागज में वो दर्ज नहीं है, और फिर उससे एक अलायंस भी होता है, तो जाहिर सी बात है सरकार इस पे इसके ये इजाजत नहीं दी है, बल्कि इस पे खुश भी है। और सरकार जो रूलिंग पार्टी वो कहती है बहुत अच्छी बात है, देखो वो बड़ी वो सीना तान पे कहते हैं कि देखिए अब जमात भी, ऐसे हालात बेहतर हुए कि जमात इस्लामी भी जो इलेक्शन का न सिर्फ बहिष्कार करती थी बल्कि मिलिटेंसी की भी फाउंटेन हेड थी, वो भी अब इलेक्शन लड़ रही है। ये कामयाबी है इस सरकार की।
तो जहां तक जफर सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ नजीर भाई, कैन आई से कि इज दिस अ राम माधव इफेक्ट? देखिए किनका इफेक्ट है, लेकिन जमीन पे तो जाहिर सी बात है कि जो लोग कल तक ये कहते थे कि इलेक्शन लड़ना बिल्कुल गुनाह है, कश्मीर के काज के साथ गद्दारी है, और उस गद्दारी के नाम पे सैकड़ों लोगों को यहाँ कत्ल किया गया, सिर्फ उनका गुनाह ये था कि उन्होंने वोट डाला, लोकतंत्र में हिस्सा लिया, उनको मरवाया गया। और आज अगर वही सोच, मैं नहीं कहता हूँ वही आदमी है, वही सोच इलेक्शन लड़ रही है, यकीनन जो इलेक्शन लड़ रहे थे उनके लिए एक विंडिकेशन है। लेकिन सवाल भी खड़े होते थे, कल तक तो ये था, आज कैसे ये अचानक सब कुछ बदल गया और आप जमहूरियत में, लोकतंत्र में इतना यकीन रखते हैं। एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट को जरूर टच करना चाहूंगा इसके पहले कि समय समाप्त हो जाए। जफर साहब, आज आखिरी दिन है प्रचार का, फर्स्ट फेज के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो आज आया। बाकी तीनों पार्टियां जो बड़ी पार्टियां वो मैनिफेस्टो करीब हफ्ता 10 दिन पहले रिलीज कर चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तो पहले ही ले आए थे। इसको आप कैसे देखते हैं? इस तरह के मैनिफेस्टो की कोई अहमियत रह जाती है? ये तो सरासर मजाक है। जब जम्मू कश्मीर का सवाल आता है, कांग्रेस सोचने में थोड़ा सा समय बहुत ज्यादा लगा देती है, और अभी तक देखा गया कि जिस जोश के साथ वो आए थे, उन्होंने अलायंस स्टिच किया, उसके बाद कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा नेता जो है वो उस तरह से कैंपेन के लिए भी, हालांकि बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी खास करके साउथ कश्मीर में आएंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में भी आकर बात करेंगे, वो आए नहीं। लेकिन ये जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के लिए थोड़ी सारी मुझे हैरानगी भी है कि प्री पोल अलायंस है उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, बजाय इसके कि वो एक अपना अलग से मैनिफेस्टो और इतनी देर के बाद के पहले चरण के चुनाव होने जा रहे हैं तब लॉन्च करते, उनका और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इकट्ठा मैनिफेस्टो आ जाना चाहिए था। वो शायद बहुत बेहतर रहता, क्योंकि प्री पोल अलायंस है और उसमें अंदेशा ये है, उसमें जो इंडिकेशन ये है कि शायद इनकी गवर्नमेंट इकट्ठे बन सकती है, तो इनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक एजेंडा भी इनका जो वो कॉमन हो सकता था। वो कहाँ आया? 370 पे अलग अलग रहा है, एक कह रहा वापस लेके आएंगे, एक चुपचाप है। वही तो हो नहीं सकता इनके दरमियान। कांग्रेस क्या कांग्रेस कहने को मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है नजीर भाई, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां तो वैसी ही हैं कि कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं कश्मीर का चुनाव। बेशक, और कांग्रेस की जैसे जफर जी ने बताया कि कोई सीनियर लीडर नहीं आए। एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए, एक बार राहुल गांधी आए, और उसके बाद कोई नहीं आया सीनियर लीडर्स में से। लग रहा था कि जिस तरह बीजेपी के आप देखें, प्रधानमंत्री से लेके होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सारे नेता जम्मू कश्मीर में प्रचार कर रहे हैं, और 19 तारीख को प्रधानमंत्री श्रीनगर भी आ रहे हैं रैली को खिताब करने के, इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, जहां मालूम है कि बीजेपी शायद जहां भी लड़ा है जमानत भी बचा पाएगी या नहीं, लेकिन तब भी आते हैं, इलेक्शन को सीरियस ले रहे हैं। और जबकि कांग्रेस का बिल्कुल मुक्त, और आज जो उनका घोषणा पत्र आया, कई चीजें बिल्कुल ऐसा है, हैरान करने वाली बातें हैं, जो बिल्कुल जो एनसी के साथ जो उनका मौकिफ है, तो कैसे वो एक में मिलाप कहाँ होगा, तो बिल्कुल उसमें काफी तजाद लग रहा है। और वो भी इलेक्शन से एक दिन पहले कौन पढ़ेगा और कौन उस पर यकीन करेगा और उस यकीन के बाद उनको वोट देगा। तो लग रहा है कि कांग्रेस में काफी लेड बैक एटीट्यूड है यहाँ, जहां तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ने और या सचमुच में इसमें लड़ने की बात है। शुक्रिया जफर साहब, शुक्रिया नजीर भाई बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। दर्शक भी समझ रहे हैं कि आखिरकार कश्मीर के चुनावों को कौन पार्टी किस तरीके से कितने सीरियसली ले रही है। हमको कुछ कहने या जोड़ने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो खबरों की खबर जारी है, कुछ और बड़ी खबरें ब्रेक के उस पार बने रहिए मेरे साथ। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। देश के प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी में एडमिशन लेना हर उस छात्र का सपना होता है जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। हर साल लाखों की संख्या में छात्र आईआईटी की परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सिर्फ चुनिंदा ही इसमें सफल हो पाते हैं। पर क्यों लगभग हर महीने एक से ज़्यादा आईआईटीएन अपनी जान दे रहे हैं? बीते 10 सालों में 150% से ज़्यादा मामले खुदकुशी के बढ़े हैं। अब स्वतंत्र जांच आयोग स्थापित किए जाने की मांग उठ रही है, जिसमें मनोचिकित्सक भी हों और आईआईटी के प्रोफेसर भी उसमें आईआईटी के प्रोफेसर शामिल ना किए जाएं। 32 महीने और 39 आईआईटीएंस की खुदकुशी के मामले
भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान आईआईटी में छात्रों की जान देने के बढ़ते मामलों पर चिंता बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि इस साल के 9 महीनों में ही आईआईटी के 10 छात्र अपनी जान दे चुके हैं। इनमें 5 लड़के और 5 लड़कियां थीं। आरटीआई के जवाब से मिले आंकड़े बताते हैं कि बीते 20 वर्षों में आईआईटी के 127 छात्रों ने खुदकुशी की है। 2005 से 2014 के बीच आईआईटी के 35 छात्रों ने जान दी। 2014 से 2024 तक 92 छात्रों ने मौत को गले लगा लिया। यानी 10 वर्षों में जान देने के मामले 150% से ज्यादा बढ़े हैं। आईआईटी मद्रास में सबसे ज्यादा 26 छात्रों ने जान दी। आईआईटी कानपुर में 18, आईआईटी खड़गपुर में 14, आईआईटी गुवाहाटी में 13 और आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे में 10-10 छात्रों ने खुदकुशी की। बाकी मामले दूसरे आईआईटी संस्थानों से रहे। इन सभी मामलों में पढ़ाई लिखाई का दबाव खास वजह के तौर पर देखा गया। अब मांग उठ रही है कि ऐसे मामलों में इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी बने, जिसमें मनोचिकित्सक शामिल किए जाएं, आईआईटी प्रोफेसर इसका हिस्सा ना हो। पहले 4 महीने में हमें एक सुसाइड का समाचार आता था, अब 4 महीने में एक बार, और अब लगभग हर महीने हमें एक समाचार आता है कि आईआईटी के किसी छात्र या छात्रा ने उनका सुसाइड से देहांत हो गया है। तो छात्रों के स्तर पर देखिए, सबसे बहुत जरूरी है कि वो एक दूसरे को पीयर मेंटरशिप प्रोवाइड करें, चाहे वो हॉस्टल के छात्र हों, चाहे वो सीनियर्स हों। इंस्टीट्यूट के लेवल पे ये बहुत जरूरी है कि एक एकेडमिक फ्रीडम मिले बच्चों को, जिससे कि एकेडमिक स्ट्रेस जो है नंबर 1 कारण है, कम हो सके। मिनिस्ट्री के लेवल पे एक बहुत सबसे बड़ा स्टेप मिनिस्ट्री का है, जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी सेटअप हो, स्टैंडिंग कमेटी हो, ये जिसमें साइकियाट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, लीगल पीपल हो, लॉ के एंड पुलिस फोर्स के कुछ लोग हो, परंतु आईआईटी के प्रोफेसर्स और डायरेक्टर ना हो, और ये निर्धारित करे कि ये 127 बच्चों की जो जान गई है उसका आखिर जिम्मेदार कौन है। मुंबई के बड़े अस्पतालों और इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी से जुड़े देश के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर हरीश शेट्टी बताते हैं कि साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी बेहद जरूरी है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी इज अ मस्ट एंड इट इज डन इन द आर्मी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का काम यह होता है कि साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, शायद एक सोशल एक्टिविस्ट, एक लॉयर या एंड पोस्टमार्टम पर्सन बैठ के पूरा उसका हिस्ट्री स्कैन करते हैं, सोशल मीडिया को स्कैन करते हैं, उनके फैमिली को मिलते हैं, उनका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट देखते हैं, पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस फैमिली में था क्या, पास्ट हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस उनमें था क्या, और साथ साथ में जिन को वो मिले थे लास्ट 6 मंथ्स में उनसे बात करके ओवरऑल दे कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि ये कारण हो सकता है, इलनेस स्ट्रेस था, डिस्ट्रेस था, या डिसऑर्डर था, या डिप्रेशन था, ये पता चलता है। मानसिक रोग हुआ तो पता चलता है। ऐसे समय में जब बड़े आईआईटी संस्थानों में भी कैंपस प्लेसमेंट में गिरावट आई है, जान देने के बढ़े मामलों में जल्द दखल दिए जाने और इसके उपायों पर फौरन फैसले लेने की जरूरत है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। ये वाकई में चिंता का विषय, और बहुत जल्द इस पर कोई कदम उठाना चाहिए ताकि आईआईटीएंस होनहार छात्रों को हम सुरक्षित रख सकें, बचा सकें। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।